अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः। अश्विन् कृष्ण त्रयोदशी चतुर्दशी च दिनांक 11 नोव्हेंबर 2023। चरक सूत्रस्थानाध्याय 10। अत्रेय मैत्रेयमती। शङ्खं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रहृदावाग्निलीलम् प्रौढदावानीलम् ब्रह्मणो हि समारम्भामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। नहीं सर्वे व्याधयः भवन्ति उपाय साध्याः। सभी रोग जो है उपाय साध्य नहीं रहते हैं। न च उपाय साध्यानां व्याधिनाम अनुपायन सिद्धिरस्ति। और उपाय साध्य जो व्याधि है उनकी अनुपाय से सिद्धि नहीं होती। ये भी एक आम है कि अपने आप भी रोग ठीक हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको बताने वाला कोई होना चाहिए कि ये उपाय है, ये करना है इस प्रकार से। और इसलिए जो उपाय साध्य रोग है उनको उनके अनुपाय से सिद्धि नहीं होती है। न च असाध्यानाम व्याधिनाम विशेष समुदायो यमस्ति। और असाध्य रोगों के लिए ये विशेष समुदाय नहीं है। तो पिछले दफा मैंने बताया था कि कोई बहस कर रहा था कि ये असाध्य है, ये ठीक नहीं हो सकता, ऐसा कहना ये आयुर्वेद की कमी है, इस प्रकार से शॉर्टफॉल है इस प्रकार से। और ये शास्त्र के हमारे शास्त्र की मर्यादा है, इस प्रकार से वो बोल रहा था। तो मैंने कहा ये तो किसी के लिए भी ये ऐसा ही होगा। अगर कोई भी शास्त्र सभी मरीजों को ठीक कर सकता था तो कोई मृत्यु ही नहीं होती। और फिर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि कुछ काबू नहीं कर रख पाएंगे इस प्रकार से। तो यह अच्छा है कि मौत होती है, और मौत होती है इसलिए जीवन का महत्व है। अगर मौत ही नहीं होती तो जीवन का कुछ महत्व इस प्रकार का नहीं रहता था, इस प्रकार से। तो असाध्य व्याधियों की चिकित्सा नहीं होती है, ये हमारी कमी नहीं है, या ये फिर हमारी मर्यादा नहीं है, शास्त्र की मर्यादा नहीं है, ये पूरी गलत फहमी इस प्रकार की है। नहीं अलम ज्ञानवान विषं मुमूर्षुम आतुरम उत्थापयितुम। ज्ञानवान भी वैद्य है और मरने की इच्छा करने वाला इस प्रकार का रुग्ण है, तो वो उसको उठा नहीं सकता। परीक्षकारिणो ही कुशला भवन्ति। जो परीक्षा करके कार्य करने वाले हैं वही कुशल होते हैं। यथा ही योगज्ञ अभ्यास नित्या ईश्वासो धनु आदाय इषुम अस्यन् नाति विप्रकृष्टे महति काय नापराधवान भवति। कि योगज्ञ इस प्रकार का अभ्यास नित्य। तो ये भी अजीब बात क्या है, ईश्वास धनुर्धारी इस प्रकार का धनु आदाय।
धनुषों को लेकर इषुमस्यन्, बाण छोड़ने वाला, नाति विप्रकृष्टे, खूब ज्यादा जो दूर नहीं है, महति का है, और बड़ा ऑब्जेक्ट इस प्रकार का है, न अपराधावान भवति, वो अपने लक्ष्य का वेद कर लेता है इस प्रकार से। संपादयति च इष्ट कार्य, और उसको जो इष्ट कार्य है वो संपादन कर लेता है। तथा भिषक स्वगुण संपन्न, उसी प्रकार से वैद्य स्वगुण संपन्न, उपकरणवान, उपकरणों से युक्त, वीक्ष कर्म आरभमाण, और देखकर कर्म की शुरुआत करने वाला कि मुझे कर्म करना है नहीं करना है, इस प्रकार का। साध्य रोगम अनपराध संपादयते एव आतुरम आरोग्य, और रोग अगर साध्य है तो वो कोई भी भूल न करते हुए आतुर जो रुग्ण है उसको आरोग्य से उसका संबंध लगा देता है इस प्रकार से। तो योगज्ञ अभ्यास नित्य, ये विश्वास के लिए ये बताया गया है, विशेषण लगाया है। तो शायद यही बात वैद्यों के लिए भी होनी चाहिए कि वैद्य को भी योगज्ञ इस प्रकार का और अभ्यास नित्य इस प्रकार का होना चाहिए। तो जैसे विश्वास के लिए ये बात बताई गई, उसी प्रकार से ये वैद्यों के लिए भी आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो योग जानने वाला, तो यहाँ का योग का मतलब कदाचित योग तंत्र युक्ति युक्ति ये भी हो सकता है, लेकिन या संयोग इस प्रकार का। लेकिन मैं समझता हूँ कि योग के बारे में भी सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तस्माच्च तस्मात् न भेषजम अभेष्य विजय न अविशिष्टम भवति। तो इसके जरिए भेषज अभेषज से अविशिष्ट नहीं होता है, तो विशिष्ट ही होता है इस प्रकार से। तो भेषज और अभेषज में फर्क है, अंतर है, और हमें भेषज करना है, अभेषज नहीं करना है इस प्रकार से। अभी एलोपैथी में विश्वास यानी कि धनुर्धारी इस प्रकार का, तो ईशु यानी कि बाण, तो बाण धारण करने वाला इस प्रकार का। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि भेषज और अभेषज अलग ही है। वहां रसायन अध्याय में अभेषज के बारे में बताया गया कि ये तात्काल बाधन और सानुबाधनम, दीर्घकाल से बाधन। अब एलोपैथी की दवाइयां वास्तव में भेषज ही है नहीं, अभेषज है। तात्काल बाधा निर्माण करती है, अब दीर्घकाल से बाधा निर्माण करने वाली इस प्रकार की बताई जाती है। तो स्वस्थ से ओजस करें यत्तु किंचित आर्त से रोग, भेषजन द्विविधं च तद, भेषज दो प्रकार का, एक स्वस्थ की ऊर्जा बढ़ाने वाला और दूसरा रोगी का रोग दूर करने वाला। और अभेष जो है वो तात्काल बाधा निर्माण करने वाला, दीर्घ काल में बाधा निर्माण करने वाला इस प्रकार का। तो ये इस प्रकार का अभेषज जो है वो देना ही नहीं है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। इदम च नहा प्रत्यक्षम यद अनातुरेण भेषजेन आतुरम चिकित्सामः, ये भी एक अजीब बात है कि भेषज अनातुर होना चाहिए, वो संपन्न होना चाहिए, तो आतुर की चिकित्सा हम कर सकते हैं। अगर औषधि रोगी है तो उससे रोग ठीक नहीं होगा। क्षामम अक्षामेण, अगर क्षाम है रुग्ण तो अक्षाम इस प्रकार से औषधियों से उसका प्रयोग करना है। कृशंच दुर्बलम आप्यायामः, कृश दुर्बल जो है उसको ग्रहण करते हैं। स्थूलम मेदस्विनम अपतर्पयामः, स्थूल अगर मेदस्वी है तो उसका अपतर्पण करते हैं। शीतेन उष्णाभिभूतम उपचारामः, उष्णाभिभूत जो है उष्ण से, उसको शीत उपचार करते हैं। शीतम शीताभिभूतम उष्ण है ना, उसके विपरीत अगर शीताभिभूत है तो उष्ण चिकित्सा करते हैं। न्यूनान धातुम पूरयामः, जो धातु कम है उनको बढ़ाते हैं, उनका पूर्ण करते हैं। व्यतिरिक्तान ह्रासयामः, और ज्यादा बढ़े है धातु तो उनका ह्रास करते हैं। व्याधिन मूल विपर्ययण उपचरणता सम्यक प्रकृतो स्थापयामः, और रोगों को मूल रूप विपर्य से उपचार करते हुए रोगी को प्रकृतो स्थापयामः, उसकी प्रकृति करते हैं।
क्षम क्षाम यानी कि क्षीण इस प्रकार का। तो रोगी अगर क्षीण है तो अ, थोड़ा सा इसमें मानसिक भाव ज्यादा है क्षाम में, इस प्रकार से क्षीण में वास्तव में ही कृश इस प्रकार का रहेगा। तेषां नस्तथा कुर्वताम् अयं भेषज समुदायः कांतत्वं भवति। और इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो ये भेषज समुदाय हमारे लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है, कांततम हो जाता है इस प्रकार का। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सभी रोग साध्य नहीं होते, सभी रोगी साध्य नहीं होते, और इसलिए जो साध्य है उन्हीं की चिकित्सा हो सकती है, जो असाध्य है उनकी चिकित्सा नहीं हो सकती इस प्रकार से। और फिर भी ये शास्त्र की मर्यादा इस प्रकार की नहीं है, ये एक बड़ी गलतफहमी है। भवन्ति छात्र साध्यासाध्य विभागज्ञो ज्ञानपूर्वम चिकित्सकः काले चारभते कर्म यत्तत् साधयति ध्रुवम्। कि साध्य असाध्य असाध्य विभाग जानने वाला चिकित्सक जो ज्ञानपूर्वक योग्य समय में कर्म शुरू करता है, वो निश्चित रूप से उसको साध्य कर लेता है। तो योगो जोशी ने एक बार कहा था कि अच्छा वैद्य या अच्छा डॉक्टर कौन सा है, तो जिसको ये समझ में आता है कि मुझे क्या ट्रीट करना है और मुझे किस केस को रेफर करना है, ये समझने वाला, अच्छी तरीके से समझने वाला डॉक्टर अच्छा होता है। अगर असाध्य है तो उसको दूसरे किसी और भेज देना और साध्य है तो खुद ट्रीट करना। लेकिन जो मेरे लिए साध्य, हमारे लिए साध्य होना चाहिए, वो अगर हमसे साध्य नहीं होता है तो भी अपकीर्ति होती है, और असाध्य को ट्रीट करते रहते हैं तो भी अपकीर्ति होती है। तो इन दोनों से बचना है वास्तव में। तो इसमें प्रत्यक्ष चिकित्सा एक बात बताई जाती है कि बताकर करना कि ये असाध्य है वास्तव में, लेकिन बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, थोड़ा प्रोलॉन्गेशन हो, इसके लिए हम चिकित्सा करेंगे। तो शुरू में कदाचित लोग मानते हैं, कदाचित नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और उनको लाभ होता है, तो फिर उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती है। उनको लगता है कि अगर इतना सुधार हो रहा है तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाना चाहिए, होता नहीं है, क्योंकि वो मूल रूप से असाध्य ही है इस प्रकार से। तो लोगों के ये बात समझ में नहीं आती कि अच्छा 15 दिन में 20 दिन में रोगी मरने वाला था, 2 बरस अच्छे चले गए। तो ये 2 बरस अच्छे चले गई, ये ध्यान में रखना है। 2 बरस के बाद मृत्यु हो गई, ये बात नहीं ध्यान में रखनी है। जो 15-20 दिन में जाने वाला था, वो 2 बरस तक अच्छा रहा, ये भी हमारे लिए काफी हासिलियत है। लेकिन फिर भी लोग 2 बरस को भूल जाते हैं, और क्या हुआ, आयुर्वेद से भी 2 बरस में मृत्यु ही होगी, अंत में मृत्यु होगी, रोग ठीक कहाँ हुआ, इसी प्रकार से बात करते रहते हैं। तो ये अजीब माहौल इस प्रकार का है। अर्थ विद्या यशो हानिम उपक्रोशम असंग्रहम प्राम्रियान्यतम वैद्य योसाध्यम सुमवाचर। तो अर्थ विद्या यश इनकी हानि इस प्रकार से ये सब हो जाता है। उपक्रोश जनापवाद, और फिर उपक्रोश भी हो जाता है कि अरे ये वैद्य अच्छा नहीं है, इसके पास जाएंगे मरीज तो मर जाते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और असंग्रह असदग्रह इस प्रकार का भी पाठ है। राजा दंडेन असत असत पुरुष चांडालादिभिर ग्रहणम, ये तो नहीं लगता है। असंग्रह का मतलब उसके पास द्रव्य का संग्रह नहीं होता, लोगों का संग्रह नहीं होता, लोग छोड़ के जाते हैं, संपत्ति उतनी मिलती नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार। अभी उल्टा प्रचलन है कि वैद्यकीय प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन एक धंधा बन गया, और फिर कैंसर एक हॉट केक बन गया है। कुछ 7-8 बरस पहले दीनानाथ में एक चर्चा हुई थी कि आगे कैसे बढ़ेंगे, अब कहाँ एक्सपांशन करेंगे वगैरह वगैरह। तो हर एक डिपार्टमेंट ने अपने अपने बारे में बताया कि गायनेकोलॉजी ने कहा, इंडियन ईएनटी ने कहा, कार्डियोलॉजी ने कहा कि हमारा डिपार्टमेंट बढ़ाएंगे, उसका एक बड़ा नहीं करेंगे। फिर एक ट्रस्टी बोले कि ये सभी बातें ठीक है, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है अभी, वो कैंसर का ट्रेंड बहुत ज्यादा है और ये बढ़ता जाने वाला है।
तो बेटर है हम कैंसर के अलग विंग शुरू करेंगे नए नए बिल्डिंग में, इस प्रकार के एनेक्चर में, तो हमें काफी पैसा मिलेगा। सभी ने बात मान ली और कैंसर का सेंटर शुरू हो गया वहां पे। और ये सही हुआ। जैसे ही कैंसर का सेंटर का आरंभ हुआ, आमदनी बढ़ती गई इस प्रकार से, क्योंकि मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब बात यह है कि इससे उपक्रम होता है या नहीं होता है। होता है, ऐसी बात नहीं है। अभी लोगों के, वही डॉक्टरों के प्रति लोगों की श्रद्धा, विश्वास नहीं रहा, इस प्रकार का आदर नहीं रहा उनके प्रति इस प्रकार से। और उसका मूल कारण है कि पैसे कमाने के हेतु अगर हम व्यवहार करते रहते हैं, केवल हमारी एक सेवा है, हमारा धर्म है, ऐसा समझकर नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से मामला बिगड़ सकता है। और इसलिए ग्राहक संरक्षण कायदा जब से लागू हो गया इसको, तो हमारे संबंध और बिगड़ते गए। इसमें अच्छे बुरे सभी प्रकार के डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे बुरे सभी प्रकार के मरीज भी होते हैं। तो फिर उसके उसके मुताबिक ये बातें होती रहती है। और हमें थोड़ा सजग रहना चाहिए कि कहीं हम इस किसी में फंस न जाए इस प्रकार से। और अभी तो लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट में, गूगल में सर्च करके आते हैं, और अगर आप बताते हैं कि एलोपैथी में इतना ही है वगैरह, तो नहीं नहीं, इसमें ये भी एडवांसेस अभी हुए हैं, इस प्रकार से बता सकते हैं। तो हमारे शास्त्र के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, ये अगर हम बता देंगे तो शायद थोड़ी बात बनेगी। और उसके मुताबिक अगर रिजल्ट दिखाएंगी, जो हमने कहा था उतना तो हो गया कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल गई और प्रोलॉन्गेशन भी हो गया इस प्रकार से, तो भी काफी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनको चाहिए कि रोगी ठीक हो गया इस प्रकार से। वास्तव में एलोपैथी में रोगी ठीक नहीं होता, केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। लेकिन इस सिम्टोमेटिक रिलीफ को ही रोगी ठीक होना ऐसा मानकर चलते हैं। कैंसर में तो यह बात बहुत जाहिर है। लोग हमारे पास आते हैं, 2-3 बरस कैंसर है, सर्जरी हुई, केमो हुई, रेडिएशन हुआ, अब बीच में बिल्कुल अच्छा था, कहीं भी रोग नहीं था वगैरह वगैरह, अब रिसेंट रिपोर्ट हुआ उसमें फिर से आ गया इस प्रकार से। तो लोग संतुष्ट हो जाते हैं, चलो बीमारी हट गई, बीमारी खत्म हुई इस प्रकार से। वो वास्तवता नहीं है। और एलोपैथी भी उसके बारे में कुछ बताती नहीं है, सिर्फ ये बताते हैं हाँ होता है रिकरेंस, तुम में होगा ही, ऐसा भी कुछ नहीं बताते इस प्रकार से। और अगर रिकरेंस होता है तो करेंगे आगे उसकी चिकित्सा इस प्रकार से। रिकरेंस न हो इसके लिए तो कुछ तत्व ज्ञान है ही नहीं इस प्रकार से। तो ये अभी वैद्यकीय प्रैक्टिस करना ये काफी मुश्किल काम इस प्रकार का हो गया। लोगों की नीयत बदल गई, वैद्यों की भी नीयत बदल गई, या डॉक्टरों की भी नीयत बदल गई, समाज की भी नीयत बदल गई इस प्रकार की है। असाध्य व्याधि चिकित्सा करने से विद्या हानि कैसे होती होगी। उनका कहना है कि उसको ट्रीट करना ही नहीं है इस प्रकार से। तो विद्या हानि यानी कि विद्या कलंकित हो जाती है, इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। कि जहां नहीं करना चाहिए था वहां चिकित्सा की, और फिर उसके जरिए ये विद्या की हानि हो गई, इस प्रकार की बात रहेगी। लेकिन दोनों प्रकार के सूत्र मिलते हैं कि यावत् कंठगतः प्राण तावत् कार्य प्रतिक्रिया कदाचित दैवयोगेन दृष्टिरिष्टोपि जीवति। जब तक कंठ में प्राण है तब तक चिकित्सा करनी चाहिए। दैव योग से कदाचित दृष्ट लक्षण दिखने पर भी सिद्ध्यति इस प्रकार से, या जीवति। लेकिन ये सभी रोगों में होगा, ये बात सही नहीं है इस प्रकार से, सभी रोगियों में होगा। और इसलिए उसको छेड़ छोड़ देना बेहतर है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन ये जाएंगे कहाँ? सबसे अहम मुद्दा ये है कि हम अगर उसको ठुकरा देते हैं कि नहीं मैं भी दवा नहीं दूंगा, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं जो केवल उनको
लूट लेता है, और रोगी भी ठीक नहीं होता, पैसे भी चले जाते हैं। अभी यही सिलसिला एलोपैथी में भी चल रहा है कि ठीक तो नहीं हो रहा और पैसे तो जा रहे हैं। इस प्रकार से अभी तो इम्यूनोथेरेपी भी काफी प्रचलन में आ गई। पहले केमोथेरेपी खत्म होने के बाद इम्यूनोथेरेपी आती थी। अभी केमोथेरेपी के साथ ही इम्यूनोथेरेपी शुरू कर देते हैं, और काफी महंगी है वो। और नुकसान करने वाले है, क्योंकि ये इम्यूनो सप्रेसेंट है। ये इम्यूनोथेरेपी मुझे सोने सोचा था कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है, लेकिन ये इम्यूनो सप्रेसेंट है। तो इस प्रकार से ये और बुरी हालत होती जाती है मरीजों की। तबीयत भी बिगड़ती है और पैसे भी बहुत चले जाते हैं। तो एलोपैथी में इसका जरूर सेटबैक होगा कुछ वर्षों में। लेकिन अगर दूसरी कोई सिस्टम उतनी स्ट्रांग नहीं है कि जो उसको उठा सके और अच्छे रिजल्ट दे सके, तो ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। नहीं तो लोग रोग से मरना पसंद करने करेंगे, दवाइयां नहीं लेंगे। और ये अभी बात हो रही है। बहुत सारे मरीज आते हैं कि मैं एलोपैथी बिल्कुल लेना नहीं चाहता हूँ, हमें सिर्फ आयुर्वेदिक करना है। मैं बताता हूँ कुछ भी हो सकता है, तो बोले हाँ ठीक है, फिर भी हमें मंजूर है। लेकिन निश्चित रूप से एलोपैथी नहीं करनी है। हमने देखा है मरीजों का क्या हाल होता है इस प्रकार से। तो हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार का सेटबैक हो जाता है। हमारे लिए अच्छा मौका हो सकता है अगर अच्छे वैद्य निर्माण हुए हो तो। अगर अच्छे वैद्यों का निर्माण नहीं हुआ तो हमारे लिए भी मौका नहीं है। तो अभी ये जो हमारा प्रचलन चल रहा है इस प्रकार का ऑनलाइन गुरुकुल जैसा, ऐसे पूरे देश भर में होने चाहिए। अच्छे वैद्य जो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिनका संस्कृत अध्ययन अच्छा है, वो इस प्रकार से बताते रहेंगे लोगों को, छात्रों को निर्माण करते रहेंगे, तो वातावरण बदलेगा, माहौल बदलेगा। तो इसलिए चाहते हैं कि अच्छे वैद्यों की संख्या अगर बढ़ जाती है तो ये ठीक होगा। सुख साध्यम मतम साध्यम कृचिर साध्यम अथापि च। तो सुख साध्य और कृचिर साध्य ये साध्य के दो भेद है। द्विविधं चापि असाध्यम स्याद् याप्यम यच्छानुपक्रमम। याप्य और अनुपक्रम, ये असाध्य के भी दो प्रकार है। साध्यानाम त्रिविधश्चाल्प मध्यमत्रो मध्यमोत्कृष्टताम प्रति विकल्प। साध्य में अल्प मध्यम उत्कृष्ट इस प्रकार का विकल्प होता है। न तो असाध्यानाम नियतानाम विकल्पना। जो नियत निश्चित रूप से असाध्य है उनमें विकल्प नहीं होता है कि ये ज्यादा असाध्य है, कम असाध्य है वगैरह, इस प्रकार की कोई बात नहीं रही। असाध्य है, असाध्य है, बस, बाकी कुछ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये विवेक हमें होना चाहिए, और फिर तारतम्य से निर्णय लेना है। मैं ये एक सेवा है। ये लोग कहाँ जाएंगे, दूसरी कहीं जगह कैसे जाएंगे? तो बेहतर है कि मैं चिकित्सा करूं, लेकिन स्वार्थ विद्या यशो हानि उपकोषम संग्रहम, ये दोष मुझे फिर भी लग ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये दोष लगता नहीं है इस प्रकार से। तो इससे बचने रहने के लिए क्या करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि उपासना ही बढ़ानी चाहिए। हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि असाध्य ही है बेसिकली, फिर भी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और थोड़ा प्रोलॉन्गेशन के लिए प्रयास करेंगे। लोग शुरू में तो मानते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगर वो शुरू से ही ऐसा होता है कि कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता, ये बहुत ही कम मरीज होते हैं। बहुत सारे मरीज रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ हद तक रिस्पॉन्ड करते हैं। और फिर जो बिल्कुल बेड रिडन है वो बैठने लगता है, चलने फिरने लगता है, भूख लगने लगती है, दूध जाने लगता है वगैरह वगैरह, और कुछ हद तक सुधार हो जाता है।
अगर रोगी ने कुछ अपथ्य वगैरह इस प्रकार का किया, या फिर दैव उसका बलवत है, तो फिर आगे चलकर ये फिर से डिटेरियोरेट होने लगता है और फिर कुछ काम नहीं करता। लेकिन फिर भी ये अवस्था तुरंत आती है ऐसा भी नहीं है, 2-4 बरस के बाद भी ये अवस्था आ सकती है। अब एक कल का ही मरीज था, 2019 से मेरे पास ट्रीटमेंट ले रहा है, लीवर का कैंसर इस प्रकार का है, दूध पे था और अच्छी तरीके से चल रहा था। अभी 2022 दिसंबर में उसने ट्रीटमेंट बंद कर दी, मुझे कुछ पता नहीं था, मेरा मेरा ध्यान नहीं था उसके तरफ। और फिर कल मुझे फोन आया कि वो सीरियस हो गए हैं, आप कुछ करें वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि अभी का रिपोर्ट उन्होंने भेजा, मैंने कहा मुझे पहला भी रिपोर्ट चाहिए और केस पेपर देखना चाहिए इस प्रकार से। केस पेपर रात में देखा, 3-4 बार मुझे फोन करता रहा, नहीं नहीं आप कुछ करो इस प्रकार से। तो पता चला कि 1 बरस से उसकी ट्रीटमेंट बंद ही है इस प्रकार से। तो मैंने कहा तुम क्या कर रहे थे, तो बोले नहीं नहीं हमने होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ले ली थी, परहेज वगैरह सब छोड़ दिया इस प्रकार से। अब ये बिगड़ गया इस प्रकार से। तो इसका जिम्मेदार कौन है वास्तव। और फिर बार बार मुझे फोन कर रहा था, सुश्रुत को फोन कर रहा था, ये ईमेल में भेज दिया वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो कल रात को जब पता चला कि इसने ट्रीटमेंट बंद करवाई है 1 बरस से, तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी केवल दूध पे रहो, 3 बार टैपिंग किया है वगैरह वगैरह इस प्रकार, काफी रोग बढ़ गया है। तो मैंने कहा कि दूध पे रहो, मैं दवाइयाँ भेजता हूँ, अगर हो सकता है तो उसको लेके आओ अगले महीने में। तो ये भी बात होती है, हम चाहे कितनी भी कोशिश अच्छी करें, लेकिन मरीज इस प्रकार का कंप्लायंस नहीं देता है, बीच में चिकित्सा छोड़ देता है, परहेज भी छोड़ देता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी इस प्रकार से। साध्य सध्या वैद्य औषधे स्वतः कडून देतात, त्याची किंमत वैद्य स्वतः ठरवतो, भविष्यात आयुर्वेद उपचार पद्धती वाढेल व याची जाणीव सर्वत्र होईल, तसेच सरकार किंवा इतर तत्सम संस्था यांनी विचारणा केल्यास त्याचे उत्तर काय द्यावे। जो बाहेर ज्या किमतीला मिळतात तीच औषधे सुट्टे करून किंमत अधिक लावून आपण वैद्य देतो, हे गृहीत हे योग्य राहील का? औषधांची किंमत ठरवण्याचा आधार काय असा? ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। इसमें बुद्धि कौशल्य का नमूना, पुराने जमाने में एलोपैथी में भी डिस्पेंसिंग था, मिक्सचर्स बना के देते थे इस प्रकार से, और वो डिसाइड करते थे कि क्या देना है, कैसे देना है इस प्रकार से। ये धीरे धीरे डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस कम हो गई और प्रिस्क्राइब मेडिसिन का जमाना शुरू हो गया, और इसलिए एलोपैथी में 10-10, 12-12, 20-20 दवाइयां देनी पड़ती है, क्योंकि उसको लगता है ये सभी आवश्यक है और कॉम्बिनेशंस तो कर नहीं पा रहे। जो रेगुलर दवा मेडिकल शॉप में मिलेगी वही देनी है इस प्रकार से। तो डॉक्टर पैसे कहाँ से कमाते हैं? तो हॉस्पिटल अटैचमेंट से पैसे कमाते हैं। क्योंकि ये जो कंसल्टिंग फीस है या फॉलोअप फीस है वो तो काफी कम है, तो विजिट्स के चार्जेस ज्यादा इस प्रकार के होता है, एक्सपर्टाइजेस के चार्जेस ज्यादा इस प्रकार के होते हैं। और उसके जरिए ये कमा लेते हैं। अब हम जब फॉर्मुलेशंस बना रहे हैं, द्रव्यों को इकट्ठा करके दे रहे हैं, डिस्पेंसिंग कर रहे हैं, तो उसका दाम क्या रखना है ये हम पर निर्भर इस प्रकार का होता है। अब बात यह है कि ये केवल दवाइयों का दाम होता है या अन्य भी चीजें उसमें शामिल होती है। तो निस्संशय ये केवल दवाइयों का दाम नहीं होता। लोग अगर बाहर ये दवा इतने में मिल रही है और आप इतनी महंगी क्यों बिक रही है, एक तो ऐसा है कि अगर आप कंपनियों से दवाई लाते हैं और सीधी वही देते हैं या फिर तुम्हारा लेबल लगाकर देते हैं, तो उसमें एफडीए एक्शन ले सकती है। कि उसमें जिम्मेदारी उस कंपनी की होती है अगर कुछ दवा खराब निकली वगैरह इस प्रकार से।
तो सील ब्रेक करके बगैर वो बेचनी है, और जो उसमें मैक्सिमम प्राइस है, रिटेल प्राइस है, उस पे बेचनी है। उसमें आपको कमीशन मिल जाता है, चाहे 10-15% हो, 20% हो, जो भी है वो आपको कमीशन मिल जाता है उसके बारे में। अगर बड़ा पैक लाके उसमें ये परिवर्तन करके छोटे छोटे पैक बनाते हैं तो वो भी चलता है, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये मैंने निर्माण किया है इस प्रकार से। और फिर अपने क्लिनिक का लेबल लगा के इस प्रकार से दे सकते हैं। लेकिन ये बताना जरूरी होगा कि मैंने बाजार से खरीदा है, इस प्रकार सा नहीं होगा। तो फिर अगर बाजार से मेडिसिन, तैयार मेडिसिन लाते हैं, तो उसके लिए जो उसका दाम लिखा है वही देना है। अभी इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा कि 5 लीटर मैंने बड़ा तेल मंगवाया और उसमें से 100 ml या 150 ml की बोतल बना के बेची इस प्रकार से। ये बताना आसान हो सकता है कि मैंने बनाया है इस प्रकार से, वो जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देंगे इस प्रकार से, जो लाया है इसमें इन लोगों से, इस कंपनी से लाया है। लेकिन इसमें डिस्पेंसिंग ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसमें दिमाग की सोच है। तो हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर हम कॉम्बिनेशंस वगैरह बनाते हैं, हर मरीज को अलग अलग इस प्रकार से बनाते हैं। इसमें इसका एक महत्वपूर्ण रोल है इकोनॉमिक्स का। अभी बहुत सारे वैद्य जिनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, इनकम टैक्स भरते हैं, रेगुलर भरते हैं इस प्रकार से। इसमें जो मरीज उनको ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वो तो इनकम टैक्स के लिए इनकम के जरिए दिखाई देता है, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। खुद का लेबल ऐसा लगाया और कोई प्रॉब्लम हुई, तब तो कंपनी लाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाएगी। वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ये उन्होंने स्पष्ट की है, एपीडी ने बात स्पष्ट की है। तो अभी जो कैश मिलती है, उसमें से कितनी कैश दिखाई जाती है, कितनी नहीं दिखाई जाती, ये हर एक का अलग अलग माहौल इस प्रकार का रहता है। और फिर आपकी स्लैब कौन सी है, ये भी देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का हो जाता है। 15 लाख से ऊपर इस प्रकार का अगर हो जाता है वार्षिक उत्पन्न इस प्रकार से, अभी ये 50% प्रॉफिट का एक रूल है इनकम टैक्स में। तो अगर मिनिमम 50% प्रॉफिट दिखाते हैं, तो आपको हिसाब किताब लिखने की जरूरत नहीं। बैंक में जितने पैसे जमा है, उसमें से 50% से ऊपर, मिनिमम 50%, 55, 60, 70, आप जो कितना चाहते हैं वो मुनाफा इस प्रकार के देके वो इनकम टैक्स भर ले, तो आपत्ति नहीं है। जो दवाइयाँ लेनी है बाहर से, खरीदनी है इस प्रकार से, चाहे वनस्पति जो हो या चाहे खनिज वगैरह इस प्रकार की हो, उसके सभी के बिल रखे। तो ऑनलाइन व्यवहार वहां पे भी करे, कि एक बार बेनिफिशियरी ऐड कर दिया अपने अकाउंट को, और फिर वहां से हर महीने में पहले 5 दिन में इस प्रकार से भुगतान करे। तो हमारे पास ये इतना इतना हमारे हमने खर्च किया है और इतनी इतनी आमदनी हुई है, ये बता सकते हैं इस प्रकार से। और फिर उस आमदनी में 50%, ये चैप्टर कौन सा, चैप्टर की क्या बात है। इनकम टैक्स का ये रूल है कि 50% मिनिमम इतना अगर आप प्रॉफिट दिखाते हैं, तो आप उसके ऊपर टैक्स भर सकते हैं। और हिसाब किताब हर मरीज से कितना पैसा प्राप्त होगा हुआ, ये रखने की जरूरत नहीं। अगर हर मरीज से कितना पैसा प्राप्त हुआ है, ये आप लिखते हैं, और फिर इसमें मेरा इतना खर्चा हुआ और ये
इतना प्रॉफिट हो गया वगैरह वगैरह, और उस प्रॉफिट पे टैक्स कैलकुलेशन जो है वो निर्भर रहेगा। ये 50 लाख तक ठीक है। 50 लाख तक अगर ये 50% का कंसेशन ले सकते हैं। 50 लाख से ऊपर हो गया तो आपका ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। और फिर उस ऑडिट के मुताबिक टैक्स पे करना है। ये 15%, 15 लाख से आगे चले जाते हैं तो 30% टैक्स हो जाता है। टैक्स की स्लैब है 5 लाख से शुरू होती है। 15 लाख तक आप 30% तक पहुंच जाते हैं। उसके आगे 15 से 50 लाख तक जितनी आमदनी हुई है आपको, इनकम हुआ है, उसके ऊपर 30% टैक्स आपको देना है। ये वास्तव में बहुत ज्यादा है। चाणक्य की नीति कहती है कि 16% से ज्यादा टैक्स होना नहीं चाहिए, नहीं तो टैक्स इवेजन बढ़ जाता है। लेकिन ये 16 से दुगना है करीबन, तो 30% टैक्स अभी यहाँ पे है। कंपनियों के लिए 25% है। तो दूसरा एक इसमें रास्ता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, करता करता हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF करके अकाउंट खोल सकते हैं। पुराने जमाने में थोड़ा आसान था, घरेलू कुछ बिजनेस है इस प्रकार से दिखाकर ये अकाउंट खोला जा सकता है, और जिनको मेल चाइल्ड है वो कर सकते हैं। तो ये पूरे फैमिली का होता है। अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली इस प्रकार से होता है। और बाकी जैसे हमारा खुद का रिटर्न होता है उसी प्रकार का उसका भी रिटर्न होता है, उसी स्लैब से ये चलता है सिलसिला। उसको GST ले सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया है कि HUF अकाउंट खोला है इस प्रकार से, वो काफी पुराना है, GST उसको अभी ले लिया। और फिर जो भी हम दवाइयाँ खरीदते हैं दुकानों से वगैरह इस प्रकार से, वो HUF वो खरीदता है। हाँ, नाही, ठीक आहे ना। अगं हे माहिती असणं खरंच गरजेचं आहे, लोकांना अजिबात माहिती नाही याच्याविषयी, वैद्यांसाठीच आहे ठीक। तो इसमें GST के बारे में 1% GST और रेगुलर GST इस प्रकार की बातें होती है। 1% GST अगर जितना तुम्हारा इनकम है उसके ऊपर देते हैं। और फिर जो मुनाफा वहां पे हुआ है उसके ऊपर 6% या 8% ऐसा टैक्स होता है। तो ये काफी कम हो जाता है इस प्रकार से। तो ये एक तरीका हो सकता है। मुझे लगता है कि आर्थिक स्थिति के बारे में जो भी अच्छे वैद्य है जिनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, उनसे सलाह मशवरा लेना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। क्योंकि ये दिक्कतें जब से प्रैक्टिस बढ़ जाती है वैसे होती ही रहती है। और फिर लोग अपने अपने तरीके से मार्ग ढूंढते रहते हैं। इनका तो कहना है कि कैश जो है वो तुम्हारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से केवल 5% होनी चाहिए। तो ये भी इन्कम टॅक्स का नियम आहे वास्तव में इस प्रकार से। आपण तपासणी फी जी घेतो त्यामध्ये आपण औषध योजना काय करायची हेच ठरवतो, तर औषधाची वेगळी वाढीव किंमत घेण्याचे कारण काय, याचे समर्थन कसे करावे? इसमें मराठी में मत पूछो, हिंदी में पूछो कि इतने पैसे हम क्यों लेते हैं। हम केवल दवाइयों के पैसे नहीं लेते हैं, ये सबसे अहम मुद्दा है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लिनिक है, अगर वो किराए पर है या खुद का क्लिनिक है, किराए पर है तो उसका किराया है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है। अगर खुद का है तो कारपोरेशन टैक्स वगैरह ये भी है। हमारा स्टाफ है, उनका पगार है। और क्लिनिक का इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारा ट्रैवल एक्सपेंसेस, पेट्रोल वगैरह का जो भी है इस प्रकार से। और तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारा स्टैंडिंग कितने वर्षों का है, ये भी बातें मायने रखती हैं। तो लोग जो समझते हैं कि केवल औषधियों के हम दाम ले रहे हैं, औषध एक माध्यम है जिसके जरिए हम दाम कलेक्ट कर सकते हैं।
अगर हम ऐसा कहें कि दवा का इतना ही हुआ और क्लिनिक का खर्चा जो है वो इतना है, इसलिए इतना पैसा इसके लिए दे दो, तो कोई मानेगा नहीं। दवाइयों के दाम पर अगर हम लेते हैं तो लोग मानते हैं, हाँ ठीक है दवाइयाँ महंगी होती है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन ये सिर्फ दवाइयों का दाम नहीं होता। तो ये बाकी सभी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में भी सोचना है। वैसे दुकानदार दुकान चलाता है, उसमें तो कोई दिमाग चलाने की बात नहीं होती, हमारे यहाँ दिमाग चलाना पड़ता है इस प्रकार से। तो वो माल खरीदता है और कई गुना ज्यादा लेकर बेचता है। खेती में तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। कपड़े वगैरह बाकी में अलग अलग बातें होती है। तो उसका जो खरीदने की कीमत है वो और बेचने की कीमत काफी डिफरेंट है। तो उसमें क्या समर्थन है? यही समर्थन है कि एस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट है, अच्छी जगह पे मेरी दुकान है, वहां का रेट इतना इतना चल रहा है वगैरह वगैरह, ये किराए पर है या फिर खुद की दुकान है, इतना सारा इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ता है, इतने दिए चलाने पड़ते हैं, इतना स्टाफ रखना पड़ता है। और फिर उसमें फायदा तो होना ही है, फायदा नहीं होगा तो कोई बिजनेस क्यों करेगा इस प्रकार से। तो उनको कोई टोकता नहीं है कि आप इतने दाम क्यों ले रहे हैं इस प्रकार से। जो अ, बाहर से लेकर आते हैं जिसके ऊपर दाम छपा हुआ है वो उसी दाम पे बेचना है, उसमें संदेह की बात नहीं है, वो उनके लिए भी इसी प्रकार का है। लेकिन जहां बल्क में परचेस किया जाता है और फिर रिटेल से बिक्री इस प्रकार की होती है, तो वहां ये बाकी सभी चीजें उसमें अंतर्भूत होती है और उसके आधार पर कितने में बेचना है ये निश्चित होता है, और कंपटीशन भी होती है यहाँ पे इस प्रकार के। जैसे कोई वकील अपनी सेवा का दाम कई लाख रुपए भी ले सकता है। अम, वैद्य को भी अपने सेवा का दाम निश्चित करने का हक है। लेकिन ये भी बात है कि इसमें बहुत बहुत ज्यादा आप लेते रहते बाकी लोगों की अपेक्षा से। तो दो प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, आप आपसे लोग आपसे दूर भी जा सकते हैं, क्योंकि जो क्लास वो अफोर्ड कर सकता है वही आता है, और अफोर्ड करने वाला क्लास भी अगर रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आपको बहुत कोसता है कि मैंने इतने बहुत पैसे कमाए और फिर भी कुछ नहीं हुआ इस प्रकार से। कम पैसे लिए हैं और फिर फायदा नहीं हुआ है तो लोग सोच सकते हैं कि ठीक है इतने ही पैसे गए, ज्यादा पैसे नहीं गए। अभी एलोपैथी में इस प्रकार की बदनामी हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं और डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, लॉयर भी ले रहे हैं इस प्रकार से। यहाँ एक वैद्य है, कैंसर की प्रैक्टिस करता है, 50-60 हजार रुपए पर महीना मरीजों से लेता है कम से कम इस प्रकार से, और फिर भी उसके पास मरीज जाते हैं। ये बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है। हमें पैसा कितना चाहिए ये हमें डिसाइड करना। दानम भोगो नाशस तिसरो गतय भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान भोग और नाश ये तीन गति है वित्त की। जो दान भी नहीं देता, उपभोग भी नहीं लेता, उसकी तृतीय गति जो है नाश, वो अपने आप हो जाती है। और वैसे संपत्ति या पैसा ये सुख के साधन के लिए उपयुक्त है, सुख का साधन हम खरीद सकते हैं, सुख नहीं खरीद सकते पैसों से। तो हमें सोचना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझे अगर पर्याप्त धन मिले जो मेरे लिए काफी हो, मेरी आमदनी चलती रहे, और मुझे विवंचना नहीं रहे कि अब मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूं इस प्रकार से, तो ठीक है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उल्टा बोझ बन जाता है इस प्रकार। इसलिए मैंने वो ऋण श्रृंखला, दान श्रृंखला और दान, ये कंसेप्ट बीच में रखी थी कि
हमारे पास पैसे है, दूसरे के पास पैसे नहीं है, उनको जरूरत है, उनकी हम सहायता करेंगे तो दोनों का काम होगा इस प्रकार से। और इसलिए पैसे कितने लेने हैं नहीं लेने हैं ये बात सोचनी पड़ेगी। और कम कैसे पैसे लेते हैं तो भी लोग दूर जाते हैं। ऐसी भी बात नहीं है कि ज्यादा पैसे लेते हैं इसीलिए लोग दूर जाते हैं। कम पैसे लेते हैं तो समझते हैं कुछ काम का नहीं है वैद्य, इतने कम पैसे पर काम कर रहा है तो ये नहीं जाना है उसके पास, ये भी बात हो सकती है। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। और उसके बारे में सोचना ये गंभीर बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बारे में सजग होना, आर्थिक व्यवहारों के बारे में सजग होना ये जरूरी है। तो मैं एक इस प्रकार का चर्चा सत्र रखना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल्स के लिए अर्थनीति क्या होनी चाहिए इस प्रकार से। और सभी प्रकार के प्रोफेशनल्स, हम डॉक्टर्स के लिए वैद्यों के लिए पहले करें, फिर वकील वगैरह जो है बाकी लोगों के लिए भी कर सकते हैं इस प्रकार से। और अर्थ साक्षरता बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी समस्या है। मैंने भी काफी इस प्रकार के इंश्योरेंस ले लिए जो काफी कुछ काम के नहीं थे, ये केवल एजेंट के लिए फायदेमंद थे, हमारे लिए कुछ फायदेमंद नहीं थे। लेकिन कोई मरीज है, कोई रिश्तेदार है वगैरह करके इस प्रकार के मैं लेता रहा। अब काफी मुझे समझ में आ रहा है कि ये बड़ी भूल हुई है मुझसे इस प्रकार से। और ये भूल सभी नए नए डॉक्टर वैद्य करते रहते हैं इस प्रकार से, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होता है इस प्रकार से। तो 10वां आहे, 11 11वां नहीं है। श्लोक 10 ये 10वां अध्याय और 10वां श्लोक इस प्रकार। हेतव पूर्व रूपाणी रूपाणी अल्पानी यस्य वै यस्य च न च तुल्य गुणो दोष न दोष प्रकृति भवेत्। तो सुख साध्य के लक्षण के बारे में बताते हैं। हेतु पूर्व रूप जिसके अल्प है, रूप अल्प है, तुल्य गुण इस प्रकार का दूष नहीं है, न दोष प्रकृति भवेत्। और प्रकृति भी उस प्रकार की नहीं है। नच काल गुण तुल्यो, यहाँ पे प्रकृति का निर्देश है तो उसके आधार पर ये तुल्य गुण इस प्रकार की प्रकृति कौन सी चरक को अभिप्रेत है, क्योंकि वो तो वातल पित्तल श्लेष्मल कहते हैं, वो वात प्रकृति वगैरह कहते ही नहीं है इस प्रकार से। न च काल गुण तुल्यो, काल गुण भी तुल्य नहीं है, न देशो दुरुपक्रम, और दुरुपक्रम इस प्रकार का देश भी नहीं है उस प्रकार से। एचवी सरदेसाई ने एक अजीब अनुभव लिखा था कि किसी मरीज ने उनको बहुत बहस की कि नहीं नहीं आप मुझे देखने के लिए आ जाइए इस प्रकार से। और ये आदमी आपको मिलेगा, वो आपको लेके जाएगा इस प्रकार से। इन्शुरन्स कोणाचा घेतला होते कोणाचे घेतले होते ये अभी यहाँ बताना मुश्किल है, लेकिन काफी इंश्योरेंस ले लिए थे। जनरली ऐसा होता है कि आपको 6 बरस 7 बरस भरने पैसे भरने हैं, फिर एक ईयर का गैप होता है, और फिर आपको रिटर्न्स आते हैं उसके, वो पूरे जन्म के लिए आते हैं वगैरह इस प्रकार के इंश्योरेंस है। और वो एक आपका जो आपके पैसे लेते हैं उसकी एक पूंजी बनाते हैं, और बहुत कम ब्याज दर में 4-5% ब्याज दर में आपको रिटर्न देते हैं, और बाकी वो सब उसका मजा उठाते हैं। ये जनरली होता है। मीन्स हॉस्पिटल की सेल की एज लाइक व्हीकल, हॉस्पिटल की भी होती है, अभी मेडिकल इंश्योरेंस भी है, ये भी एक अलग बात है। मैं मानता हूँ कि इसके एक अलग सब्जेक्ट है। और मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड इकोनॉमिक्स, या फिर प्रोफेशनल्स एंड इकोनॉमिक्स, ये अलग चर्चा सत्र हो सकता है पूरा। म्यूचुअल फंड्स आर आल्सो गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट, वो तो बहुत सारे कर रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ही ऑप्शन है ऐसा नहीं है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने वाले लोग रहते हैं,
और वो ज्यादा आपको मुनाफा दे सकते हैं। इसमें रिस्क भी रहती है, इक्विटी फंड, बैलेंस फंड वगैरह वगैरह, लार्ज कैप स्मॉल कैप वगैरह, ऐसे काफी फंड्स है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने वाले लोग वो कम से कम 25 लाख से शुरू करते हैं, उससे पहले उसके कम दाम पर शुरू नहीं करते हैं इस प्रकार। तो ठीक है, ये एक अलग माहौल इस प्रकार का रहेगा। और इस प्रकार का प्रोफेशनल्स के लिए कर सकते हैं, ये एक अलग बात है। तो और वैसे ये सेमिनार फ्री में रखना है ऐसा उनका कहना है, कि ये सभी फाइनेंशियल कंपनी जो है वो उसको स्पॉन्सर करती है। तो उनका पहला नियम होता है कि ये फ्री में होना है। तो लोगों के लिए तो अच्छा है, फ्री में अगर है इस प्रकार से हमारा जो खर्चा है वो पूरा निकल जाता है, तो हमें उसमें कुछ कमाना नहीं है। तो ये बात हो सकती है इस प्रकार से। तो देखते हैं ये कर सकेंगे। और फ्री में है तो काफी लोग आ सकेंगे उसमें कोई और जरूरत भी है ये समझने की, क्योंकि मैंने भी काफी पैसे गंवाए हैं इस प्रकार से। केवल उसका ज्ञान नहीं है इस प्रकार से, मैंने काफी पैसे उसमें गंवाए हैं। गतिरेका नवतवंश रोग, हाँ मैं अश्वी सरदेसाई की बात कर रहा हूँ। वो कहीं किसी बेट पे था। उनको पहले फ्लाइट में लेके गए, फिर आगे कार से लेके गए, फिर बोट से लेके गए, उनको जाने में 1.5 दिन लगा। फिर वो कुछ राजेश आई, उनका स्वागत वहां पे हुआ। वैसे बीमारी बहुत ज्यादा सख्त नहीं थी, और 2 दिन पे वहां पे रह के वापिस आ गए। और फिर दवाइयां दे दी, वो ठीक हो गए इस प्रकार से। तो ये काफी अजीब अनुभव है। उनको बताया नहीं गया था कि आपको इतना दूर जाना है, हमारे हमारे पास आइए, हमारे साथ आइए। बहुत सारा पैसा दे दिया, ये भी एक अलग बात इस प्रकार की है। गतरे का नवत्वंच, एक ही गति, वो भी कोष्ठ गति ज्यादा अच्छे है। रोग से उपद्रवो नच, रोग का उपद्रव नहीं है। दोषश्च एक ही दोष है, समुत्पत्तो देहा सर्वौषध क्षम, सर्व औषध क्षम इस प्रकार का देह है। चतुष्पादोपपत्तिश्च, और चतुष्पाद भी उपलब्ध है। सुख साध्य से लक्षण, ये सुख साध्य का लक्षण है। तो वाग्भट में शुरू के अध्याय, पहले अध्याय में ये सब बताए गए इस प्रकार का है। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। 20 तारीख के सोमवार को इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और मैं ये वाचन जो है या सुबह का ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसमें भी विराम लेने वाला हूँ। मुझे चिंतन करने के लिए समय ही नहीं मिल रहा इस प्रकार से। तो ये 8 दिन पूरा विश्राम, और आगे कैसे बढ़ना है इसके बारे में सोचना है इस प्रकार से। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। विंशति दिनांके पुनरपि मिलिष्यामः।